हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पढ़ेंगे। फिशर का मुद्रा परिमाण सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, तो जानेंगे कि मुद्रा का परिमाण सिद्धांत फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी हमको क्या बताती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को मुद्रा परिमाण सिद्धांत यानी कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का इंट्रोडक्शन दूंगा कि बेसिकली हमको क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या बताती है। तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी हमको बताती है कि जब हम क्वांटिटी ऑफ मनी यानी कि मुद्रा की मात्रा को बढ़ाते हैं तो उससे हमारे पास कीमत स्तर यानी कि प्राइस लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, और मुद्रा का मूल्य यानी वैल्यू ऑफ मनी जो है डिक्रीज़ हो जाती है। वैल्यू ऑफ मनी क्या हो जाती है? डिक्रीज़ हो जाती है। और अगर ये डिक्रीज़ होता है तो ये भी डिक्रीज़ होता है, लेकिन ये इंक्रीज़ होता है। तो बेसिकली हमको क्वांटिटी ऑफ थ्योरी मनी बताती है कि क्वांटिटी ऑफ मनी, मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर, इन दोनों के बीच में जो है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। डायरेक्ट रिलेशन होता है मतलब प्रत्यक्ष संबंध। ठीक है, और जो मुद्रा का मूल्य है और मुद्रा की मात्रा है, मैं इसको ऊपर लेकर बना देता हूँ। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है इनडायरेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष। एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, और दूसरा घटता है तो दूसरा घटता है, पहला घटता है तो दूसरा बढ़ जाता है। अब दोस्तों, मुद्रा का जो परिमाण सिद्धांत है वो बहुत पुराने सिद्धांत आए हैं। सबसे पहले इसका जो प्रतिपादन यानी कि इसको सबसे पहले जो लेकर आए इकोनॉमी में वो 1566 में एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था जीन बॉर्डेन। ठीक है, इन्होंने 1566 में दिया। फिर 1588 में एक इटालियन इकोनॉमिस्ट आए, ठीक है, जिनका नाम था डावेंजेटी। ठीक है, फिर 1691, ये सब मैं आपको पूरा रिकॉर्ड बता रहा हूँ। ठीक है, फिर एक हमारे पास इंग्लिश इकोनॉमिस्ट आए जिनका नाम था जॉन लॉकी। ठीक है, जॉन लॉक। क्लियर। इसके बाद 1752 में हमारे पास डेविड ह्यूम आए। ठीक है, और आज के वक्त में आप देखते हैं हमारे पास फिशर क्वांटिटी थ्योरी मनी है, और मिल्टन फ्रीडमैन का क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है, और हमारे पास जो है वो कैश बैलेंस कैम्ब्रिज इक्वेशंस के थ्रू भी है। तो हम जो है वो बात कर रहे हैं फिशर्स की क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की। फिशर्स, मैंने ये सब आपको इसलिए बताया ताकि एक इंट्रोडक्शन मिले आपको कि क्या होता है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी और कहाँ कहाँ से आया, किस किस ने सबसे पहले कहा। तो जो फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है, थ्योरी ऑफ मनी, वो सबसे पहले फिशर्स ने, जिनका नाम पूरा नाम था इविंग फिशर। दोस्तों, इनका पूरा नाम क्या था? इविंग फिशर, जिन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश की थी 1911 में जिसका नाम था द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। ठीक है, इन्होंने ये बुक पब्लिश की और इस बुक में ही इन्होंने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो है वो दी अपनी। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम सभी को समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इनके जो पूरा ये मेथड इन्होंने हमको समझाया, जो पूरी थ्योरी दी, उनमें इन्होंने क्या कहा। तो पहले मैं इनके वर्ड्स में लाइन पढ़ूंगा, फिर आपको समझाऊंगा। इनके वर्ड्स में लाइन क्या है, सेम एज इट इज़ इनकी बुक से मैंने वो वर्ड्स उठाए हैं। द क्वांटिटी थ्योरी इज़ करेक्ट इन द sense that the level of prices varies directly with the quantity of money in circulation, provided the velocity of circulation of that money and volume of trade are not changed। हिंदी में भी सुन लीजिए। मुद्रा के परिमाण का यह कथन सत्य है कि मुद्रा के चलन वेग तथा व्यापार की मात्रा के स्थिर रहने पर कीमत स्तर में प्रत्यक्ष मुद्रा की
प्रत्यक्ष रूप से मुद्रा की मात्रा में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार परिवर्तन होता है। तो इन्होंने सबसे मेन बात क्या कही, जो वेलोसिटी ऑफ मनी है, वेलोसिटी ऑफ मनी, ठीक है, यानी कि मुद्रा का वेग, वाह, एक और चीज़ इन्होंने ली, वो उन्होंने लिया कि जो हमारे पास एक तो हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ मनी, एक हो जाएगी ट्रांजैक्शन, क्वांटिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, क्वांटिटी ऑफ ट्रांजैक्शन या नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, ठीक है, यानी कि व्यापार की मात्रा या व्यापार की मात्रा, ये दोनों ही क्या रहने पर कांस्टेंट रहेंगे, ये दोनों ही क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, तो हमारे पास क्वांटिटी ऑफ मनी, क्वांटिटी ऑफ मनी और प्राइस लेवल, इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिलेगा। मतलब मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर में प्रत्यक्ष परिवर्तनों के साथ जो है वो परिवर्तन आता है। मतलब अगर क्वांटिटी ऑफ मनी भी इंक्रीज कर दी जाए तो मनी प्राइस लेवल भी बढ़ जाएगा, और अगर इसको डिक्रीज़ कर दिया जाए तो ये भी डिक्रीज़ हो जाएगा। इनके चेंज होने की वजह से इकॉनमी में जो है वो चेंज आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बहुत मैं डिटेल में समझा रहा हूँ और एक एक चीज़ आपको बहुत क्लियर करके चलूँगा, है ना। तो इन्होंने फिर एक इक्वेशन दी हम सभी को, वो इक्वेशन आप सभी देखिए। इक्वेशन थी हमारे पास पी वाई, रुक जाइए मैं दोबारा लिखूँगा, पी वाई इक्वल्स टू एम वी प्लस एम डैश वी डैश, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, P इक्वल्स टू एम वी प्लस एम डैश वी डैश अपॉन में वाई बेसिकली हम इधर लेकर आ गए। अब दोस्तों यहाँ पर P का मतलब क्या है, इन सब चीज़ों का मतलब क्या है। सबसे पहले M की बात करते हैं। तो M है हमारे पास कि जो मुद्रा या करेंसी जो चलन में है, ठीक है, यानी कि आप इसे बेसिकली कह सकते हैं क्वांटिटी ऑफ मनी। तो दोस्तों शॉर्ट में लिख दूं क्या मैं, QIT, है ना, क्वांटिटी ऑफ मनी, मुद्रा की मात्रा। नेक्स्ट उन्होंने V बताया हमें, V इन्होंने कहा वेलोसिटी है, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ मनी, ठीक है। ये भी आप मेरे साथ साथ लिखते रहिए, यानी कि मुद्रा की मात्रा की चलन गति, मुद्रा की मात्रा की चलन गति, ठीक है बच्चे, चलन गति जो है वो बताई इन्होंने। फिर इन्होंने जो है वो एम डैश को दिखाया। एम डैश जो है वो बेसिकली साख मुद्रा की मनी को दिखाता है, क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट मनी, हिंदी में बोलेंगे साख मुद्रा की मात्रा, ठीक है, ये सब आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपके पास वी डैश। तो इन्होंने बताया वी डैश को हम बोलेंगे जो आपके पास क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट मनी है उसकी क्या वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी ऑफ क्रेडिट मनी, हिंदी में क्या बोलेंगे, साख मुद्रा की चलन गति, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास P है। P हमारे पास प्राइस लेवल है, प्राइस लेवल, कीमत स्तर, और Y है हमारे पास कि हम कितनी ट्रांजैक्शंस करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ये दिखाएगा कि कितनी ट्रांजैक्शंस की जाती हैं, ठीक है, वो भी GDP के फॉर्म में दिखाएगा, यानी कि व्यापार, ठीक है, ये दिखा रहा है हमारे पास व्यापार।
ठीक है, ये हुआ हमारे पास पूरा इक्वेशन। अब इसको समझते हैं। देखिए, तो यहाँ पर इन्होंने कुछ क्वांटिटी ले ली और इन्होंने कहा कि हमारे पास ये मात्रा होंगी। क्लियर? जैसे मैंने ले लिया कि m जो है वो 100 रुपये है, m 100 रुपये है क्वांटिटी ऑफ मनी, वेलोसिटी है 8 और क्रेडिट मनी की क्वांटिटी हमने ले ली 200। फिर हमने वेलोसिटी इसकी ले ली v डैश डैश ये भी 4 ले ली इसकी वेलोसिटी, और ट्रांजैक्शन जो हम करवा रहे हैं जीडीपी की वो करवा रहे हैं 400 तक। ठीक है, अब आप जो है वो यहाँ से क्या करेंगे, इस इक्वेशन में इसको पुट करेंगे जो भी ऊपर मैंने इक्वेशन बताई। इक्वेशन क्या थी, P इक्वल्स टू mv प्लस m डैश v डैश अपॉन में y। तो m कितना है 100, v है 8 प्लस m डैश है 200 इंटू 8 इंटू 4 बाय 400। तो 8 8 1600 हो जाएगा। 1600 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आएगा 400 से, तो 4 निकल के आएगा। इसका मतलब है यहाँ पर प्राइस कितना आ गया आपके पास, प्राइस लेवल, या आपके पास आ गया प्राइस लेवल। ठीक है, अब देखिए कीमत स्तर। अब इसके बाद हम निकालेंगे मुद्रा का मूल्य, वैल्यू ऑफ मनी, मुद्रा का मूल्य। तो मुद्रा का मूल्य निकाला जाता है 1/p से। ठीक है, फ्रैक्शन होता है, वो रेसिप्रोकल होता है बेसिकली। तो प्राइस आया 4, 1/4 इक्वल्स टू 0.25। दोस्तों क्लियर है? तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी क्वांटिटी में इंक्रीज़ करके देखेंगे। जैसा कि थ्योरी कह रही थी कि क्वांटिटी अगर मनी की बढ़ती है तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशनशिप दोनों में देखने को मिलता है, तो हम वही करने वाले हैं अब, है ना। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं मनी को इंक्रीज़ कर दे रहा हूँ, क्वांटिटी ऑफ मनी m आ गया अब हमारे पास 200, और v तो हमने सेम रखा। तो क्रेडिट मनी की क्वांटिटी हमने जो है वो बढ़ा दी, वो भी बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि सेम प्रोपोर्शन में बढ़ती है। वेलोसिटी हमें क्या रखनी है, सेम रखनी है। अभी इनकी ये अजम्पशन है, ठीक है, अजम्पशन भी बताऊंगा तो आप वहाँ देखेंगे कि इनकी अजम्पशन ही है कि वो सेम क्वांटिटी में, मतलब सेम मात्रा में, सेम रेशियो में दोनों बढ़ेंगे। अगर वो डबल से बढ़ता है तो ये भी डबल से ही बढ़ेगा। अब निकालिए P। तो P अब निकलेगा 200 इंटू 8, सॉरी दोस्तों ये 4 है, ठीक है, प्लस 400 इंटू 4 बट्टे में 400। तो 16 16 32, 3200 डिवाइड बाय 400 इक्वल्स टू 8 चौक 32, 8 रुपये निकल के आया। ठीक है, अब प्राइस लेवल निकालोगे तो 1/p इक्वल्स टू 1/8 इक्वल्स टू 0.0166 समथिंग ऐसे कुछ आता है। ठीक है, तो आप अगर यहाँ देखें तो एक चीज़ आपको रिलेशन साफ साफ देखने को मिल जाएगा कि आपने जैसे ही क्वांटिटी ऑफ मनी को डबल किया, आपके पास प्राइस लेवल भी क्या हो गया, डबल हो गया। ठीक है, और आपका जो ये 1.25 आएगा आई थिंक, है ना, ये हाफ होना चाहिए, इससे मैंने जल्दी जल्दी में लिख दिया, ये 0.125 समथिंग होना चाहिए, है ना। तो आप यहाँ देखेंगे कि प्राइस लेवल जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया, डबल हो गया, लेकिन वैल्यू ऑफ मनी यानी 1/p जो है वो क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया, वो हमारे पास क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। तो यहाँ से आपको सीधा सीधा एक रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है कि जब m बढ़ता है तो p भी बढ़ता है, लेकिन 1/p क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। और जब m कम होता है तो p जो है वो भी कम हो जाता है, प्राइस लेवल, और 1/p यानी वैल्यू ऑफ मनी वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यही हमारे पास जो है वो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी कहता है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको एक ग्राफ से द्वारा इसको अच्छे से समझाऊंगा। तो देखिए ग्राफ बनाते हैं हम सभी लोग। ठीक है, दैट्स इट, ये ज़्यादा बड़ा हो रहा है। ठीक है, दैट्स इट। अब दैट्स इट, एक और बनाएंगे ग्राफ। ठीक है, अब क्या होगा, हम एक्स एक्सिस पे दिखाएंगे क्वांटिटी ऑफ मनी, यानी कि m से दिखा रहा हूँ मैं, m डिनोट कर रहा हूँ, और यहाँ हम दिखा रहे हैं अभी प्राइस लेवल, और यहाँ हम दिखाएंगे 1/p यानी कि वैल्यू ऑफ मनी। अब यहाँ हमने देखा कि था कि इसमें तो कैसा था रिलेशनशिप था, पॉजिटिव रिलेशनशिप था। तो जब हमारे पास मनी की क्वांटिटी m1 थी तो प्राइस लेवल p1 था। जैसे ही आपने मनी की क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर दिया m2 तक, आपके पास जो है वो प्राइस लेवल भी प्राइस लेवल भी क्या हो गया,
इंक्रीज हो गया क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप आपको देखने को मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं P इज़ द फंक्शन ऑफ M, P इज़ द फंक्शन ऑफ M बनाया। अगला वाला भी P इज़ द फंक्शन ऑफ M होगा, लेकिन उसमें नेगेटिव रिलेशनशिप होगा। ये देख लीजिए आप सभी। तो जब आपके पास प्राइस लेवल जो है था आपके पास 1/P, तो आपके पास क्वांटिटी थी M1, और जैसे ही आपने प्राइस को घटा दिया 1/P2 कर दिया तो आपके पास ये दैट्स इट। ठीक है, ये बढ़ने पर ये क्या हो गया, कम हो गया। तो जैसे ही ये बढ़ा ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, आपके पास कम हो गया। ये भी P इज़ द फंक्शन ऑफ M है। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मनी। तो ये दोनों आप रिलेशनशिप देख पा रहे होंगे इस ग्राफ की हेल्प से पूरे अच्छे से, है ना बच्चे? अच्छे से समझ में आया आप सभी को? ठीक है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत बड़ा टॉपिक है ना, मतलब चीज़ों को अच्छे से आपको ये समझना है। इसके बाद हमारे पास आती हैं अजम्पशंस। तो अजम्पशंस आप सभी समझिएगा ध्यान से। देखिए बच्चे, क्योंकि ये आपको पूरा का पूरा लगभग 20 मार्क्स का लिखने को आ सकता है और स्टूडेंट्स को चीज़ें अच्छे से समझनी है। ठीक है, तो अजम्पशन क्या होंगी आपकी? सबसे पहली अजम्पशन यानी कि मान्यताएं बोलते हैं हिंदी में, हिंदी वाले बच्चों के लिए लिख देते हैं हम मान्यताएं। ठीक है, तो मान्यताएं क्या क्या हैं ज़रा देख लीजिए। पहली अजम्पशन है आप सभी के पास, जो कांस्टेंट होगा वो v और v डैश को इन्होंने क्या माना है, कांस्टेंट माना है। ठीक है, तो मैं बस शॉर्ट में लिख रहा हूँ, v एंड v डैश जो है वो कांस्टेंट लिए हैं इन्होंने, यानी कि स्थिर लिया हुआ है। इसके बाद दूसरी अजम्पशन ले लीजिए। दूसरी अजम्पशन है आप सभी के पास कि फुल एम्प्लॉयमेंट होगा इक्विलिब्रियम के अंदर, फुल एम्प्लॉयमेंट, फुली एम्प्लॉयमेंट M। दोस्तों पता नहीं क्या हो रहा है, हाँ अब लिख रहा है सही, एम्प्लॉयमेंट यानी कि पूर्ण रोजगार। नेक्स्ट थर्ड आप देख लेंगे। थर्ड होगा आप सभी के पास जो ट्रांजैक्शन की क्वांटिटी भी ली उसने, यानी कि जो y लिया उसको भी कांस्टेंट लिया था उसने, उसमें कोई भी चेंज नहीं माना था उसने। फोर्थ अजम्पशन ली और लास्ट अजम्पशन ली उसने कि जो m है एंड m डैश हैं वो सेम इंक्रीज एट सेम प्रोपोर्शन। ठीक है, प्रोपोर्शन आर मिसिंग है। m डैश और ये समान अनुपात में बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी क्या थी, अजम्पशंस थी। अब इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप सभी के पास आता है इसका क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे पास। ठीक है, तो अब स्टार्ट हम करेंगे क्या, क्रिटिसिज्म ऑफ दिस थ्योरी। लिख लीजिए, टॉपिक डालिए क्रिटिसिज्म, है ना। क्रिटिसिज्म ज़्यादा लिखने के लिए आता है, आलोचना, क्रिटिसिज्म, आलोचना। ठीक है, तो इस थ्योरी की अब हम क्या करेंगे, क्रिटिसिज्म करेंगे, यानी कि आलोचना करेंगे कि ये थ्योरी गलत क्यों है, क्या क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये थ्योरी गलत प्रूफ होती है। सबसे पहली बात, ये एक साधारण सत्य है, इट इज़ अ सिंपल ट्यूरिज्म ऑफ टॉटोलॉजी, यानी कि समानार्थक एक धारणा है। ठीक है, जिसमें ये माना जाता है कि हम लोगों का मतलब जो इन्होंने जो भी परिस्थितियाँ ली हैं वो परिस्थितियाँ सामान्य सत्य नहीं हैं, वो गलत हो सकती हैं और वो गलत भी होती हैं। तो इसका मतलब मैं पहला पॉइंट ही बनाऊंगा कि यहाँ पर हम लोगों ने अनरियलिस्टिक अजम्पशंस को लिया हुआ है। ठीक है, अनरियलिस्टिक अजम्पशंस को इसने जो है फिशर ने ली थी और अपने जो है वो इस थ्योरी को बताया, यानी कि अवास्तविक मान्यताएं। ठीक है बच्चे, साथ के साथ लिख जाइए। और अगर आपको जो है वो इसी तरीके की और वीडियोस देखने हो तो आप अध्ययन क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। बार बार आपको जो है वो फ्लैश भी हो रहा होगा इन्फॉर्मेशन। अध्ययन क्लासेस ऐप पर आपको जो है इसी तरीके के और लेक्चर वीडियोस जो है वो मिल जाते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे
मेरे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पर मैं आपको और भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊंगा कि कैसे आपको वीडियो लेक्चर्स एंड नोट्स लेने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आप डायरेक्ट डाउनलोड करना चाहें तो वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। ये आराम से आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाता है। ठीक है, तो मैं अब क्या कर रहा हूँ कि सारी की सारी अजम्पशंस यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर एक एक करके आप सभी को समझाऊंगा। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, इसकी सेकंड एडजस्टमेंट क्या है, सेकंड क्रिटिसिज्म क्या है इसका। फर्स्ट तो मैंने आपको बताया था ये अनरियलिस्टिक अजम्पशंस पर बेस है, ऐसा इकोनॉमिस्ट्स कहते हैं, जो आज के वक्त में मॉडर्न इकोनॉमिस्ट्स हैं, कि इनकी जो अजम्पशन है वो अनरियलिस्टिक है। क्लियर। सेकंड इसकी अजम्पशन है कि वेरिएबल्स आर नॉट इंडिपेंडेंट, जो चर यहाँ पर इन्होंने लिए उसको उन्होंने इंडिपेंडेंट नहीं लिया, मतलब वो जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो किसी ना किसी पर फिक्स हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि जो प्राइस लेवल है या वैल्यू ऑफ प्राइस है, मुद्रा का मूल्य है, मुद्रा का स्तर, वो मुद्रा की मात्रा पर निर्भर कर रहा है। अगर उसमें चेंज होगा तो उसमें भी चेंज होगा, वो इंडिपेंडेंट नहीं है कि वो पहले चेंज हो कि उसके बाद उसमें चेंज हो। ये एक पक्षीय है, मतलब ये केवल जो है वो अभी हमें बता रहे हैं केवल और केवल मनी की डिमांड क्या है। ये सप्लाई पर ज़्यादा डिमांड मतलब सप्लाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, ये केवल बात करते हैं डिमांड की, यानी कि मुद्रा की मांग की ओनली, और सप्लाई साइड पर जो है वो ध्यान नहीं दिया जाता। इसलिए ये एक लूप होल बन जाता है, इसका लूप साइडेड होता है, ये एक पक्षी है, इसे हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है प्राइस लेवल इज़ नॉट अ पैसिव फैक्टर, यानी कि कीमत स्तर को इन्होंने एक निष्क्रिय तत्व नहीं माना। निष्क्रिय तत्व यानी कि पैसिव फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि इसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि जो प्राइस लेवल है वो एक सक्रिय तत्व है, मतलब वो उसका एक महत्व है इकोनॉमी के अंदर, लेकिन उसका महत्व जो प्रभाव पड़ता है वो ट्रांजैक्शंस पे नहीं पड़ता, ट्रांजैक्शंस के होने पे नहीं पड़ता, क्योंकि जब वैल्यू बढ़ती है तो प्रॉफिट ज़्यादा होता है। अगर मुद्रा की कीमत बढ़ती है, प्राइसेस ज़्यादा बढ़ते हैं किसी भी चीज़ के, तो हमको ज़्यादा प्रॉफिट्स होते हैं, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं कहा गया। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने इसको जो है वो नहीं माना बिल्कुल भी। और इसके बाद आता है कि ये जो है वो केवल फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में ही एप्लीकेबल होता है। तो ये भी एक इसकी सबसे बड़ी क्या थी, अजम्पशन थी, बेकार, जो मतलब एक तरीके से अनरियलिस्टिक है। फिर ये जो है वो ट्रेड साइकिल्स को, यानी कि व्यापार चक्र को समझाने में बिल्कुल असफल रहते हैं, फेल रहते हैं। ये हमको नहीं बता पाते कि ट्रेड साइकिल्स के चेंज होने पर इकॉनमी में रिसेशन या इकॉनमी के अंदर बूम, मंदी, तेज़ी इकॉनमी के अंदर, अर्थव्यवस्था के अंदर किस तरीके से आती है, ये सब जो है वो ये सब नहीं बता पाते। ठीक है, ये इनका एक सबसे बड़ा एक और फेलियर था। ये जो है इनकंसिस्टेंट यानी कि असंगत है, मतलब इसमें कोई भी कंसिस्टेंसी आपको नहीं देखने को मिलेगी समय के साथ, यानी कि टाइम के साथ, स्टॉक के साथ, इस तरीके की इनकंसिस्टेंसी इसके अंदर देखने को मिलती है। ये इग्नोर कर देता है, सेकंड आप देखें 7th वाला, ये इग्नोर कर देता है इफेक्ट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज की दर का जो प्रभाव होता है। आपने पढ़ा होगा, मैंने आगे पढ़ाए हुए हैं आप सभी को, कि जो मनी की रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे मनी की डिमांड पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, लेकिन ये लोग इसको बहुत कांस्टेंट मान रहे हैं, इसको इग्नोर कर रहे हैं, बता ही नहीं रहे हैं कि इससे भी कोई इफेक्ट जो है वो इकॉनमी के अंदर देखा जाएगा या नहीं देखा जाएगा। कैसे, जरा देखिए, मैं एक फ्लो डायग्राम आप सभी के लिए बना देता हूँ। ठीक है, तो जब एम में चेंज होता है, या एम क्या था यहाँ पर याद करिए, आपको याद होना चाहिए, मुद्रा की मात्रा यानी कि क्वांटिटी ऑफ मनी। जब एम में हम चेंज करते हैं, डेल्टा एम ले रहा हूँ मैं, तो हमारे पास ब्याज की दर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी क्या होता है, चेंज होता है, बिल्कुल। फिर इसके बाद हमारे पास इकोनॉमी के अंदर डेल्टा आई, मतलब आई क्या होता है, निवेश, निवेश में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट में भी परिवर्तन होता है। फिर इससे हमारे देश के अंदर जो आय है और रोजगार है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, उसमें भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। चेंज के लिए मैं डेल्टा का यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, है ना, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, उसमें भी क्या होता है, चेंज देखने को मिलता है। फिर जिसके वजह से कॉस्ट क्या हो जाती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाता है, प्रोडक्शन हो जाइए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी क्या होता है, चेंज होता है। चेंज के लिए डेल्टा का यूज़ कर रहा हूँ, है ना। उत्पादन की लागत में भी परिवर्तन होता है। फिर जिससे हमारे देश में जो है वो कीमतों में परिवर्तन होता है, चेंजेस इन
प्राइजेस, ठीक है, प्राइजेस में भी चेंज होता है। तो ये एक फ्लो चार्ट है जिसको ये इग्नोर कर रहा है, इस वाले बीच के फैक्टर को। अगर ये इससे मतलब ये बोल दे रहा है कि डेल्टा एम जैसे हुआ वैसे डेल्टा पी हो जाएगा, नहीं बच्चे ऐसा नहीं होता। बीच में ये जो पूरा प्रोसेस है, देखिए मैं अभी डार्क कर देता हूँ, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये बीच वाला प्रोसेस, इस वाले प्रोसेस को ये इग्नोर कर रहा है, जो कि गलत है थ्योरी, है ना। इस वजह से इस थ्योरी को हम लोग क्या कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, वरना ये थ्योरी तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है इस थ्योरी में। और मतलब जो इसके क्रिटिसिज्म है उसके हिसाब से इसको बोला गया है। अब भाई वेलोसिटी ऑफ मनी की बात करी गई, चलन गति की बात की गई, भाई उसको मेज़र करना ही क्या है, मुश्किल है। मेज़र करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा क्या है, टास्क है। तो कैसे आप उसे मेज़र करोगे और कैसे आप बता पाओगे कि इतना ही जो है वो वेलोसिटी होगी मनी की, ठीक है। अब बाकी ये नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स को भी क्या करता है, बिल्कुल इग्नोर कर देता है, ठीक है। अमौद्रिक तत्वों का भी क्या कर देता है, जो इफेक्ट उनसे होने वाला है उसकी अवहेलना कर देता है। जैसे आप देखते हैं नॉन मॉनेटरी फैक्टर मतलब बहुत सारी नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होती हैं, उसकी वजह से भी तो इकोनॉमी के अंदर इफेक्ट पड़ता है बच्चे। तो वो इफेक्ट क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी हमको नहीं बता पाती, वो इफेक्ट हमको क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी नहीं बता पाती, ठीक है। इसके ऊपर जो है वो एक मिसेस जॉन रॉबिन्सन जो इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने एक बात कही है, मैं उनके वर्ड्स में आप सभी को एक चीज़ बताना चाहूँगा। चेंजेस इन द क्वांटिटी ऑफ मनी आर ऑफ द ग्रेट सिग्निफिकेंस, देयर importance lies in their effect on the rate of interest, but a theory of money that makes no mention of rate of interest is not worthy of called money theory, है ना। ये तो साफ साफ कह रही है ना कि मुद्रा की मात्रा में होने वाले परिवर्तनों का बहुत अधिक महत्व होता है और उनका महत्व ब्याज की दर पर उसके पड़ने वाले प्रभावों पर भी निर्भर करता है, किंतु मुद्रा का परिमाण सिद्धांत जो ब्याज की दर का वर्णन नहीं करता, मुद्रा का सिद्धांत कहलाने के योग्य नहीं है। इन्होंने तो कह दिया कि जो ये सब चीज़ें करता है, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी हमने बात करी थी, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट को ही अवेल कर दे, मतलब इग्नोर कर दे, नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स को ही इग्नोर कर दे, वो भाई क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी कहलाने के लायक है ही नहीं, उसे हम क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी कह ही नहीं सकते, ठीक है। तो क्लियर दोस्तों, ये एक वीडियो था आप सभी के लिए जिसमें मैंने आपको क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी बताया। और नेक्स्ट वीडियो में हम कैश बैलेंस और कैम्ब्रिज क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को पढ़ेंगे, है ना। तो स्टूडेंट्स अगर ये शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर आप इसी तरीके के और वीडियोस लेक्चर देखना चाहते हैं तो आप अध्ययन क्लासेस ऐप ज़रूर डाउनलोड करें मेरे दोस्तों, क्योंकि इस ऐप पर आपको सारे के सारे कोर्सेज अवेलेबल मिल जाते हैं, वो भी बहुत ही कम से कम प्राइजेस पे, ठीक है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे, मैं आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप एक न्यू व्यूअर हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस मैं आप सभी के लिए बनाता रहता हूं। और अगर आपका कोई सुझाव है मेरे लिए या कोई आपका सवाल है तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें और मुझे बताएं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय।